अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसी को कल में किसी को दिक्कत है कुछ? हम्म। किसी को कल दिक्कत है, कल जो पढ़ाया गया था? और किसको दिक्कत है कि वो टर्सरी सेक्टर वाला एग्जाम्पल क्या हो गया गलती के को कुछ? किसी ने जाकर बोला है क्या ऑफिस में कुछ कि सर कुछ गलत पढ़ा दिए हैं जो भी है? हाँ, आप ही गए थे? अरे तो कोई ऑफिस में गया था? कौन गया था बताएंगे तब ना, क्या प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगा। तो भाई तो इसमें कोई गया भी क्या उठ के क्लास में से? अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, आज ऑफिस में कोई गया था बोला कि सर गलत पढ़ा दिए हैं टर्सरी सेक्टर के बारे में कुछ। तो मैं बोला कि अभी मैं वीडियो बैठ कर देख रहा था भाई कहाँ गलती मैंने पढ़ाया, कुछ तो गलती दिखा ही नहीं उसमें। तो आप ही में से कोई गया होगा ना, अगर गया होगा तो बताएंगे तब ना, हो सकता कि अरे आज थोड़े इसमें लगाया थोड़ा गया, दिमाग है निकल गया हो, कुछ और बुला गया होगा। तो बताएंगे तब तो किसने कौन गया था क्या कुछ। बताइए, कोई गया ही नहीं तो फिर कैसे हाँ वही ना, मतलब आप ही लोग पढ़े थे ना भाई कल, तो इसी में से कोई गया होगा तो बताएंगे तब तो कि हाँ भाई कौन किसने गया था, किसको लग रहा है कि मैंने गलत पढ़ा दिया है। हाँ आप गए थे? ना ना, अरे भाई ऑफिस में गया था, यहाँ फिजिकल आदमी गया था, यहाँ पे थोड़ा ना होगा वो। लड़का लड़का। भूत चला गया था क्या जी वहाँ पे? टर्सरी सेक्टर, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक चीज़ें गलती हो पाएगी? ऐसा रहता मान लीजिए तो मैं अभी तीन तीन जगह पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं 5 बजे फिर आपको छोड़ कर जाऊँगा 5 बजे, क्योंकि अब मेरी क्लास 5:30 तक होगी नहीं, कल होगी 5:30 तक। और ये सब चीज़ें अगर मान लीजिए गलती अगर हो भी गया मान लीजिए, तो हमसे बोलेंगे क्लासरूम में, वो तो नहीं बताएगा। अब उसको पता तो यहाँ पे रहता, जब उसको पता तो यहाँ पे रहता ना, वहाँ पे थोड़ा ना रहता वो। सिंपल बात है। तो जो गया होगा वो बताएगा टर्सरी, तो मैं बैठ कर देखा, मैं गुरु को थोड़ा बहुत देखूँ मैंने क्या बोल दिया, हो सकता कुछ निकल गया होगा मुंह से बोलते बोलते, तो कुछ नहीं गलती बोला गया है। फिर टर्सरी सेक्टर को मैंने बोला कि सर्विस सेक्टर इसको बोलती, तो इसी ये तो इजी बात इसमें, वो तो बताने की बात ही नहीं, मैं तो अपने मन से मैं बता रहा हूँ कि भाई टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये क्या काम, इस सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है प्राइमरी तथा सेकेंडरी सेक्टर को। इसको इसमें जो लोग वह काम को इसको पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है। इसमें टीचर आ जाएगा, बैंक, डॉक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, लीगल एडवाइजर, जो भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल चीज़ें, जो लोग जो भी सर्विस आपको दे रहे हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं टर्सरी सेक्टर में। खैर जो नहीं गया होगा अपना समझेगा, नहीं बता रहा है तो इधर आइए। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग 3 आधार पर देखेंगे चीज़ों को। एक देखेंगे जो संसाधनों के स्वामित्व है, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंटर रिलेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय होगा अंतरराज्यीय नहीं, चाहे अंतर संबंधी सबसे बढ़िया हो सकता है, अंतर संबंधों के आधार पर ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। और तीसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो पहला है पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है
मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अंतर संबंधों के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो दो है, तो एक है ओपन इकोनॉमी और दूसरा है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी और विकास के आधार पर देखेंगे तो पहला है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और तीसरा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है अलग अलग चीज़ों के आधार पे, ठीक है ना। संसाधनों के स्वामित्व यानी जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज पे किसका मालिकाना हक होगा, ठीक है ना, उस आधार पर डिवाइड करेंगे तो तीन है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अंतर संबंधों का मतलब है कि किसी भी एक देश का बाकी अन्य देशों के साथ किस प्रकार से संबंध है, तो उसको हम बोलते हैं अंतर संबंध। तो वो ओपन इको और क्लोज्ड है। और विकास यानी डेवलपमेंट के आधार पर हम बात करेंगे तो तीन है, डेवलप्ड इकोनॉमी यानी विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हो गया सारा। हो गया। अगर ये सारा हो गया तो हम लोग बात करेंगे इस सारे के बारे में संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, यानी ओनरशिप ऑफ, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इसके आधार पर हम लोग बात किए थे तो पहला क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पे थोड़ा बातों को हम लोग समझेंगे क्या है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलेंगे कि यह अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ध्यान देंगे, पहले तो बात रखना है कि अगर इसका पूछेगा कि इसका फादर हम लोग किसको मानते हैं, इसका फादर हम लोग मानते हैं एडम स्मिथ को, जो इकोनॉमी के भी फादर माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात किया था, मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात किया था, यानी बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसी एडम स्मिथ भाई साहब ने एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल्स दिया था, सिद्धांत या प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं लेजेज फेयर का सिद्धांत, यानी अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। अच्छा, अगर सवाल पूछेगा कि जो अहस्तक्षेप की नीति किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये प्रयोग किया गया सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए प्रयोग किया गया अहस्तक्षेप की नीति। ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को समझना है। यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। इन्होंने बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में, ठीक है ना। और इस इकोनॉमी में इन्होंने, यानी इस बुक में इन्होंने मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात किया था। ठीक है, दूसरा बात,
इन्होंने एक प्रिंसिपल या एक सिद्धांत इन्होंने दिया, और हस्तक्षेप की नीति जो प्रयोग किया गया है सरकार के लिए। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझेंगे कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि मार्केट इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी देखा जाए तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक बोलते हैं हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था, और दूसरे को बोलते हैं गैर बाजार अर्थव्यवस्था, यानी मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था और गैर बाजार। बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और बात यह है कि भाई जब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस टाइम चल रहा था सारा चीज, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाएं, फिर क्या जरूरत पड़ी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को लाएं। तो सबको पता है कि यूएस में 1929 के आसपास में एक बहुत बड़ा मंदी आई, और उस टाइम जो यूएस की अर्थव्यवस्था से एकदम डिमोलिश कर गया, यानी बर्बाद हो गया पूरा। वो लगातार 1929 से लेकर 1934 तक माना जाता है कि उसका टाइम पीरियड रहा यूएस में, और लगभग आधा यूरोप उसके चपेट में आ गए। कुछ प्रभाव इधर भी पड़ा था, लेकिन कम पड़ा, उधर ज्यादा प्रभाव पड़ा। फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई किसी भी देश के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सही नहीं है। और इसी पे उस 1929 से लेकर जो 1934 का जो रिसेशन का दौर था, जब गुजरा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट दी, और वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बात भी बोली कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वहां की सरकार को हस्तक्षेप करने की आजादी होनी चाहिए। सरकार अगर वहां पे हस्तक्षेप कर रही है तो उस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात है और ये सही बात है। अब ये बात हम लोग देखें तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया गैर बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में, और गैर बाजार अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक हुआ साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन के साधन है, उस पर पूरा नियंत्रण सरकार की रहेगी। और जो अपनाने वाला पहला देश कौन है? रशिया था। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब ये होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उस पर केवल सरकार की हिस्सेदारी नहीं रहेगी। सरकार के साथ साथ जो मजदूर वर्ग उसमें जुड़ जाएगा, यानी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं, वो लोगों का भी उस संसाधनों पे हक है। तो उसी को बोलते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और इसका अपनाने वाला पहला देश चाइना को माना जाता है, चीन को माना जाता है। किसी को डाउट है कोई? तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तीन बात हम लोग यहाँ पे समझे कि फादर, बुक और प्रिंसिपल क्या दिया गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम लोग जो भी चीजों को उत्पादन करें, उसके जो साधन, उत्पादन के साधन, इस उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण रहेगा? कौन सा व्यक्ति इसको कंट्रोल करेगा? तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कौन कंट्रोल करेगा? या तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा, या हो सकता है कि ग्रुप ऑफ पीपुल करे, ग्रुप ऑफ पीपुल करे, या हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन करे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग उसको कहेंगे कि जो वैसी अर्थव्यवस्था जिसपे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो, कुछ व्यक्तियों के समूह का हो, या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसकी कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें जो बोल रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, इसका क्या फीचर्स है, क्या इसकी विशेषता है? तो इसमें विशेषता है कि जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? इन्हीं लोगों के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो और जगह से अच्छी है। जैसे एक तो बात है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत? दूसरा बात यहाँ पे हो सकता है कि जो कस्टमर हैं, जो आम आदमी है, उनके पास मोर ऑप्शन रहेगा, नहीं ज्यादा ऑप्शन दिखेगा, उनके पास मोर ऑप्शन दिखेगा, ज्यादा ऑप्शन दिखेगा, उनके पास रहेगा कि भाई यहाँ से नहीं तो वहां पे मैं खरीद लूँ, वहां से नहीं वहां पे खरीद लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। तीसरा बात यहाँ पे हो सकता है कि जो भी प्राइसेज मिलेगी, यहाँ पे जो भी चीजों की प्राइसेज होंगी वो मतलब एफोर्डेबल होगा,
यानी लोग जो दे सकते हैं वैसी प्राइसेज यहाँ पे रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? क्योंकि सभी लोग लगभग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से प्राइसेज रखें ताकि आम जनता उसको खरीद कर उसका उपयोग कर सके। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे समझेंगे कि जो इसकी विशेषता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी, मोर लोगों के पास मोर ऑप्शन रहेगा, उसके बाद प्राइसेज जो है एफोर्डेबल रहेगा। ये सारे के सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विशेषता में होता है। अगर सवाल पूछेगा सिंपल कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी उत्पादन के साधन है उस पर पूरा नियंत्रण किसका रहेगा, तो उस पर पूरा नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति का होगा या ग्रुप ऑफ पीपुल का होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। यहां तक किसी को डाउट है? अगर इसके बाद समझ गए तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर बोला जाए कि इसका फादर किसको लोग मानते हैं, तो मानते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स को। ठीक है ना? इन्होंने भी एक बुक लिखा था, क्या नाम था बुक का? दास कैपिटल। दास कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ पर बोला कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूरा नियंत्रण किसका रहेगा, यानी उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण किसका रहेगा, तो उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण सरकार की रहेगी, यानी गवर्नमेंट की रहेगी, सरकार की रहेगी। यानी सरकार निर्धारित करेगी कि कितने चीजों का उत्पादन करना है, कितने चीजों को उत्पादन किए गए चीजों की कीमत कितनी निर्धारित करनी है, ये सारा का सारा कौन करेगी? सरकार करेगी। कोई डाउट यहाँ समझने में? दूसरा बात यहाँ पे बोल रहा है, अब देखिए जो कार्ल मार्क्स हैं ये समाजवाद के बहुत बड़े मतलब सपोर्ट हम लोग मान सकते, सपोर्टर के रूप में हम लोग देख सकते हैं इनको। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो भारत भी समाजवाद को अपनाया था। जब देश आजाद हुआ तो भारत मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, और मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाते हुए उसका जो झुकाव था वो था समाजवाद की ओर। अब मजबूरी हो या कारण हो नहीं पता, मजबूरी इसलिए हो सकता है कि उस टाइम हम लोग उतना धन नहीं था कि हम लोग इधर इधर झुक पाए, समाजवाद आसान लगा उसको हम लोग अपना लिए। लेकिन यहाँ पे जो इनके जो समाजवाद है, कार्ल मार्क्स से जो समाजवाद दिखता है, इनका जो समाजवाद है यहाँ पे विद्रोह दिखता है, इसमें विद्रोह दिखता है, इसमें संघर्ष दिखता है। लेकिन भारत जो समाजवाद को अपनाया, वो समाजवाद भारत ने जो अपनाया था समाजवाद, भारत जो समाजवाद अपनाया वो अपनाया गांधी तथा नेहरू के समाजवाद को। गांधी तथा नेहरू के समाजवाद को भारत अपनाया, और इस समाजवाद में हम लोग को दिखता है इक्वालिटी। ठीक है ना? इक्वालिटी दिखाई देती है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई सभी लोग समान रूप से काम करेंगे, संसाधनों का उचित वितरण होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई दिक्कत? यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो उस देश का बड़ा आदमी हो या देश का एकदम छोटा व्यक्ति हो, सभी लोगों को बराबर रूप में डिवाइड किया जाएगा। कोई दिक्कत? इन लोगों का था कि भाई एक ऐसा समय आएगा कि मामला सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जितने भी लोग पैसे वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोगों का दिल पिघलेगा और पूरा पैसा लेकर गरीबों में लोग बांट देंगे। कार्ल मार्क्स बोला कि ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करोगे? लूटो, पैसा लूट के लाओ, अमीरों से और गरीबों में बांटो, एंजॉय करो, दारू गांजा पियो, खुश रहो। कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि लोग पूरा दिल इन लोगों का पिघल जाए और पूरा पैसा हम लोगों में लाकर गरीबों में बांट दिया जाए। ऐसा समय नहीं आने वाला है। कोई दिक्कत? तो समाजवाद के बारे में अगर 2-3 बात हम लोग को महत्वपूर्ण याद रखना हो, यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो उसके पिता कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इन्होंने बुक लिखा था दास कैपिटल। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, जो उत्पादन के साधन है, उस उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण किसका रहेगा? इस उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण सरकार की रहेगी। यानी सरकार ही पूरी तरीके से सारे चीजों को डिसाइड करेगी कि क्या करना और कैसे करना है।
कोई दिक्कत? और इसका एग्जाम्पल है, और इसको अपनाने वाले पहला देश माना जाए तो रूस हो सकता है, या इसको हम लोग सोवियत संघ बोल सकते हैं, सोवियत संघ बोल सकते हैं, या इसको हम लोग यूएसएसआर बोल सकते हैं। जो भी ऑप्शन में रहे देख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो अगर पूछेगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी के फादर किसको हम लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं जॉन मिनार्ड किन्स को। जॉन मिनार्ड किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स को इनके फादर मानते हैं। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट एंड मनी। अच्छा, एक और बात यहाँ पर समझेंगे थोड़ा। यहाँ पे बात ये बोल रहा है कि जब मानिए कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें तो रिसेशन आ गया, तब उनका लूप होल पता चल गया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिससे चलते ये सही नहीं है देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो फिर कुछ देश ने समाजवादी को अपनाया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लूप होल होगा, तभी तो भाई कॉन्सेप्ट आया। तो समाजवादी में क्या लूप होल हो सकता है? देखा गया कि भाई किसी भी देश को अगर विकसित करना है तो केवल सरकार नहीं कर सकती है सारे चीज, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिंपल कहा जाता है कि पूरी तरीके से लोग सरकार पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि सरकार ही जो करेगी सारा का सारा चीज सही है। तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है सरकार वहां पे एनार्की टाइप से काम करे, सरकार लोगों की बातों को ना सुने। तो बोला कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऐसा किया जाए कि सरकार और प्राइवेट व्यक्ति दोनों लोग मिलकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया, और उसके सबसे बड़े जो प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं जॉन मिनार्ड किन्स को। और इन्होंने बुक भी लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला गया कि भाई जो भी मिक्स्ड इकोनॉमी में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एमओपी समझ ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, तो इस उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण न सरकार की होगी और न पूरा नियंत्रण किसी निजी इंडिविजुअल की होगी। जो पूरा नियंत्रण होगा इसमें सरकार प्लस में प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों लोग मिलकर वो देश को चलाएंगे। और जो बोला कि बाजार, जो मार्केट है, वो मार्केट किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? तो मार्केट भी इन दोनों लोगों के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा। मार्केट का मतलब सिंपल होता है कि वैसा जगह जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्रियाएं होती हो, आर्थिक गतिविधियां होती हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट। और आर्थिक गतिविधियां मैंने कल बताया था कि 4 आर्थिक गतिविधियां होती है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रूप में देखते हैं। भाई प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, कंज्यूम करेंगे चीजों को, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है ना। और इसको अपनाने वाला अगर पहला देश माना जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने वाला पहला देश कौन है, तो है फ्रांस। फ्रांस सबसे पहले अपनाया गया 1954 में। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, 1954 में। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल पूछ दिया कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी, तो यहाँ पे हटा देते हैं, अगले पेज पर लिखते हैं। यहाँ पे ये हो गया सारा चीज आपका, आगे चलें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि साम्यवादी, जिसको कम्युनलिस्ट बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब ये होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इस उत्पादन के साधन, सॉरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है
जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पे किसका नियंत्रण रहेगा? तो इस पे मजदूरों का, यानी सरकार, सरकार प्लस मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। जब सरकार के साथ मजदूर वर्ग को जोड़ दिया जाए उसको हम बोलते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत समझने में? और इस अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो पहला देश था वो था चाइना यानी चीन। कोई दिक्कत है? इसे समझ में आ रही है ना? आगे चलें। अब देखिए, अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूं कि यानी मार्केट इकोनॉमी कितने प्रकार का होती है, बाजार के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, तो दो प्रकार की। एक को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था। इस मार्केट इकोनॉमी का अगर एग्जांपल देखा जाए तो हो सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और दूसरा होता है गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट, नॉन मार्केट इकोनॉमी यानी गैर बाजार अर्थव्यवस्था। तो जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है इसमें बोला कि इसका अगर एग्जाम्पल है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल भी दो है। पहला कौन है? सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसको अपनाने वाला पहला देश माना जाता है कि यूरोप है। खासकर अगर देखा जाए तो पूंजीवाद को समर्थन देने में सबसे बड़ा कोई देश है तो यूएसए है, यूएसए को हम मानते हैं। समाजवादी भाई रसिया क्रांति जो शुरुआत हुई थी उस टाइम वही समाजवाद को लेकर हुई थी। वहाँ पे समानता बंधुत्व के बारे में बात की गई थी, इंटीग्रेटेड के बारे में बात की गई थी। साम्यवादी चाइना सबसे बड़ा इसका सपोर्टर है। अभी देखिए, अभी चाइना अलग है, अभी भी चाइना में साम्यवादी के बारे में बात की, लेकिन वहाँ पे अनार्की टाइप से मामला हो रहा है सारा का सारा चीज। समझ में आ रहा है चीज है ना? ये सारा चीज यहाँ पे है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद अंतर संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल यानी अंतर संबंध। अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर अगर बात किया जाए तो इसका दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था, खुली खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरी है क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, यहां पे देखेंगे अंतर क्या है। ओपन इकोनॉमी का सिंपल मतलब होता है कि ऐसी कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था या कोई भी ऐसा देश हो, या हम लोग वहां पे इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो जब इकोनॉमी के बारे में बात करें तो किसी देश की इकोनॉमी के बारे में ही बात करेंगे। तो कोई देश हो या कोई इकोनॉमी हो, जब वह बाकी अन्य देशों के साथ, बाकी अन्य देशों के साथ जब वह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, यानी आयात निर्यात करता है बाकी अन्य देशों के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। कोई दिक्कत? ओपन इकोनॉमी फिर समझिएगा, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि भाई उसके यहाँ जो भी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, समझिए कि वह इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड है, तभी तो लोग उनके चीजों को इंपोर्ट करेंगे अपने देश में। तो बोल रहा है कि ओपन इकोनॉमी का सिंपल मतलब होता है कि वैसा देश या वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे वह बाकी अन्य देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, या सिंपल बोल सकते हैं हम लोग वह इंटरनेशनल ट्रेड करे, व्यापार करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। कोई दिक्कत?
क्लोज्ड इकोनॉमी इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन दो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बोल रहा है कि वैसा देश या वैसा इकोनॉमी, वैसा देश या वैसा इकोनॉमी जो किसी भी अन्य देशों के साथ न इंपोर्ट करता हो ना एक्सपोर्ट करता हो, ठीक है ना, ना इंपोर्ट करता हो ना एक्सपोर्ट करता हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। या अगर दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पर हम देखेंगे तो हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि उसके देश में इतनी रिसोर्सेज हैं, उसके देश में इतनी रिसोर्सेज, इतनी संसाधन है जो अपने देश में रह रहे सभी लोगों की वो नीड को पूरा कर सकता है, और वह देश किसी अन्य देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में देख सकते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं पढ़कर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा पढ़ेंगे कि ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि वैसा देश और वैसा इकोनॉमी जो किसी अन्य देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो, उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और जब कोई देश या कुछ अर्थव्यवस्था जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। किसी को डाउट है यहाँ तक समझने में? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। यहाँ पर बात करेंगे भारत की 1991 से पहले। भारत 1991 से पहले, भारत को 1991 से पहले हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में देख रहे थे। क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में देख रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत में उस तरह की चीजों का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जिसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हो सके। तो ये अपने चीजों को या भले ये लोग हम लोग मंगाते थे बाकी अन्य देशों से, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। जिस तरह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अपने द्वारा बनाए गए चीजों का वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन 1991 से आसपास में उससे पहले भारत किसी भी अन्य देशों के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, केवल इंपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन जब 1991 में सरकार ने एनईपी को अपनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, जब भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाई एनईपी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भारत ने अपनाई। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा सरकार ने एलपीजी को अपनाया। एलपीजी का मतलब, एल से मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। तो तीन चीजों को भारत अपनाई। उसके बाद पूछेगा कि जब सरकार 1991 में एलपीजी को अपनाया या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया तो उस टाइम भारत का पीएम कौन था? तो नरसिम्हम राव, नया नरसिम्हा राव इसको बोलते हैं, जो भी है वो पीएम थे उस टाइम भारत के। कोई दिक्कत? उसके बाद एलपीजी, भारत जैसे ही एलपीजी को अपनाया उसके बाद भारत अपने आप को एट इंटरनेशनल लेवल पे भारत अपने आप को क्या किया? ओपन इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो भारत अपने आप को ओपन इकोनॉमी के रूप में स्थापित कब किया? 1991 के बाद। भारत ओपन इकोनॉमी में कब स्थापित किया अपने आप को? ठीक है ना? तो ओपन भारत अपने आप को 1991 के बाद ही ओपन इकोनॉमी के रूप में स्थापित किया। यहां तक किसी को डाउट है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब भी कोई देश बाकी अन्य देशों के साथ कोई व्यापार न करता हो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का सिंपल मतलब होता है कि जब भी कोई देश बाकी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात करता हो, व्यापार करता हो, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। भारत के बारे में बात करें तो भारत 1991 से पहले भारत को एक प्रकार से क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि भारत में उस लेवल का चीजों का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जिससे इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड हो सके। लेकिन जैसे ही भारत ने, देखिए 7वीं जो 5 ईयर प्लान लागू की गई थी भारत में, 7वीं 5 ईयर प्लान, उस टाइम 1990 से 1992 के बीच में भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, आर्थिक स्थिरता नहीं थी और भारत में आर्थिक उथल पुथल मची हुई थी। उस टाइम सरकार ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान को रोक दी गई और उसके बाद इसी को कॉन्सेप्ट को लाया गया और एलपीजी को अपनाया गया, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी अनस्टेबल है उसको स्टेबल किया जाके भारतीय अर्थव्यवस्था को। कोई दिक्कत समझने में? यही सारा चीज कहानी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं वो तीन हैं। कौन कौन से हैं? तीन। पहला है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी यानी विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी यानी विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? ठीक है, देखिए तो यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि फास्ट चल रहा है? ठीक है ना स्पीड? हाँ तो फास्ट हो तो बताइएगा, क्योंकि मुझे 5 बजे जाना है इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है ना? अभी इस वीक में थोड़ा वो इस वीक में दिक्कत नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ। सप्ताह में एक आध दिन दिक्कत होगी कि जब क्लास रेगुलर होती है ना तो उसमें अब इधर भाग कर फिर जाना है मुझे, वहीं से आया हूँ फिर वहीं पे जाना है, केवल इसके चलते मैं क्लास पे बीच में गैप करवाया हूँ मैं। ठीक है, तो एक आध दिन जैसे मेरी कल वहाँ पे क्लास नहीं है, हैं यहाँ पे, तो फिर वहाँ पर भी है ना 1 से 3 मेरा जो आपका क्लास का टाइम है ना उस टाइम में लूप फंस रहा है। तो एक आध दिन का एक बैच है, वहाँ पर भी इसी तरह एक बैच अनाउंस किया गया है। तो वहाँ पे मेरा 1-2 क्लास और है, इकोनॉमिक्स का मैंने पढ़ा दिया लगभग सारा बैच, सारा थोड़ा 1-2 दिन और है तो उसको मैं निपटा दूंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। फ्री तो नहीं हो जाऊंगा लेकिन सब एक बस मैं पहले बता देना आपको, सप्ताह में एक आध दिन ऐसे ही चलेगा 1-1 घंटा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस टाइम पे समाप्त होगा। और दिन तो चलेगा ही जिस तरह चल रहा है। चलिए इस कलर से थोड़ा लिखेंगे हम लोग, डेवलप्ड इकोनॉमी यानी देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी हम लोग, अच्छा अगर सिंपल कोई बात करें कि डेवलप्ड इकोनॉमी हम लोग किसको बोलेंगे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोलेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी है? अरे वो तो एग्जाम्पल है ना, मैं बोल रहा हूँ क्या उसकी फीचर्स है, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए। और कोई? देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी का सिंपल मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि हम लोग वैसे देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप्ड इकोनॉमी बोलेंगे जहाँ पे, अब सेक्टर याद कीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कि जहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान लगातार घट रहा हो या उसका योगदान कम हो तथा उसके जगह पर जो सेकेंडरी सेक्टर है तथा उसके जगह पर जो टर्सरी सेक्टर हो, इसका योगदान वहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो। और खासकर सेकेंडरी सेक्टर योगदान जब सबसे ज्यादा हो तो उसी को बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। तो क्या अगर यूएसए डेवलप्ड इकोनॉमी है तो क्या वहां पर प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम है? तो क्या लोग वहां पे बिना खाए रह रहे हैं? अब यहाँ पे देखेंगे जो वहां पे भले ही वहां के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम हो, भले ही कम हो, लेकिन उसके यहाँ इतना उत्पादन होता है, उसके यहाँ इतना हाई टेक्नोलॉजी है, इतना ना चीजों का वहां पे विकास कर रखा गया है कि कम लोगों के एफर्ट से ज्यादा उत्पादन हो जाता है और अपने खाने के अलावा वो चीजों को एक्सपोर्ट भी कर देता है। कोई दिक्कत? दूसरी इसकी विशेषता ये होगी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी होगी उसके जीडीपी का आकार
जीडीपी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, कोई दिक्कत। वहां पे जो प्रति व्यक्ति आय होगी, पर कैपिटा इनकम, ये भी ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, वहां पे जो औद्योगिकरण हुआ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा वो बहुत ही पहले हुआ होगा, सबसे पहले हुआ होगा। सबसे पहले होगा तभी तो इसका विकास हो पाएगा ना, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर का विकास तभी तो हो पाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर सॉरी जो डेवलप्ड इकोनॉमी में जो कुछ विशेषता है, वहां पे सबसे पहली विशेषता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम हो वहां के जीडीपी में, लेकिन सेकेंडरी तथा टर्सरी सेक्टर का योगदान ज्यादा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका योगदान कम होने का मतलब कि वहां पे उत्पादन नहीं हो पा रहा, उत्पादन उससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन वहां पे जो फर्टिलाइजर्स है, वहां पे जो टेक्नोलॉजी है, वहां पे जो उर्वरता है, यानी फर्टिलाइजर है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो ज्यादा है अन्य क्षेत्रों, अन्य देशों या अन्य इकोनॉमी के मुकाबले। दूसरा बात यहाँ पे बोला है कि वहां के जीडीपी का आकार ज्यादा होगा, बड़ा होगा। उस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी। उस देश में जब हम लोग गुलाम हो रहे थे, उस टाइम अमेरिका आजाद हो रहा था, यानी 300-400 साल पहले का हम लोग में गैप है अमेरिका और हम लोगों में, गुलामी और आज़ादी का। तो हम लोग से आगे ही तो रहेगा ना अमेरिका। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड वाले उसको छोड़कर लूट नहीं, उसको भी पूरा खोखला करके ही गए थे। लेकिन वहाँ पे इस तरह के माइंड सेट है लोगों का, इस तरह सरकार का अपना रवैया है, गरीबी कम है वहाँ पे, ठीक है ना, ताकि देश को विकसित करने में टाइम नहीं लग पाया। दूसरा है डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी का डेवलपिंग इकोनॉमी, वहां पे बोला है कि जहां पे प्राइमरी सेक्टर का योगदान अब धीरे धीरे, प्राइमरी सेक्टर का योगदान अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर का योगदान अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तथा सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इसका योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी को हम बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। ये समझ रहे हैं ना, ये एरो समझ लीजिएगा। दूसरा बात, यहाँ का जो जीडीपी होगा, ये भी, इसका भी साइज बड़ा होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में छोटा होगा। यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय होगा, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा थोड़ा लेट से हुआ होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, यानी इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी सब कुछ अब धीरे धीरे अपने पटरी पर आने के कगार पे है। तो उसी को हम बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी उसी को हम बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब हम लोग बात करेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में। तो बोल रहा है कि अभी भी वैसा अर्थव्यवस्था या वैसा देश जहां पे अभी भी प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है अभी भी, और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इसका योगदान अब धीरे धीरे, मतलब एकदम या तो स्टार्ट नहीं हुआ है या तो अब धीरे धीरे वहां पे जाना शुरुआत की गई है। यानी अभी भी वैसे देश जहाँ पे एग्रीकल्चर तथा उससे रिलेटेड सेक्टरों में अभी विकास काम वहीं पे लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग। दूसरा बोला कि इसका जो जीडीपी होगा, इसका साइज बहुत छोटा होगा। जब जीडीपी का साइज छोटा होगा तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होगा, समझ में आ रहा है ना। जब जीडीपी का साइज ही छोटा होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, कम होगा। ये तो सिंपल है, तो प्रति व्यक्ति आय कम होगा। यहाँ पर अभी भी इंडस्ट्री का विकास उस नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, एकदम कम है, या कह सकते हैं कि नाम मात्र का है। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। किसी को डाउट है? इस तरह हम लोग का जितना भी चीज़ें जो बेसिक्स था, हम लोग इतना हम लोग पढ़ लिए बेसिक्स में। मुझे उम्मीद है कि बेसिक्स आप लोगों को समझ में, अगर इतना समझ में आ गया, देखिए इसमें हम लोग को याद क्या करना है, जो सेक्टर है आपको याद रखना होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद ओपन इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, और सबसे जरूरी है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर, ये क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, किस सेक्टर में कौन काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, रेड कलर जॉब किसको बोलेंगे, व्हाइट कलर जॉब किसको बोलेंगे, ब्लू कलर जॉब किसको बोलेंगे, पिंक कलर जॉब किसको बोलेंगे, गोल्ड कलर जॉब किसको बोलेंगे,
ये सारा चीज मैंने कल बताया हुआ है। किस सेक्टर का योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन के साधन क्या होते हैं, ये चीज आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है भाई, डेवलपिंग क्या होता है, डेवलप्ड क्या होता है, अंडर डेवलप्ड क्या होता है, ये सारा चीज बेसिक्स है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जब क्लास लगे यानी कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम, टैक्स, और टैक्स एक दिन में समाप्त होगी, ठीक है ना। क्योंकि टैक्स में ज्यादा हम लोग ध्यान, क्योंकि अब तो टैक्स का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है, पूरा मामला आ गया है जीएसटी पे। लेकिन इससे पहले हम लोग को जानने की जरूरत है कि पहले टैक्स 17 से पहले टैक्स किस प्रकार काम कर रहा था भारत में। और इस बार बजट में भी टैक्सों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की गई है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे चीजों को। कोई डाउट है समझने में? यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना है? नहीं पूछना है तो उधर नहीं जाना, इधर पूछना है। मुंह उठा कर नहीं चल जाना है उधर, क्या है चलते हैं फ्री का है, पूछिएगा ना, मैं बताऊंगा ना चीजों को क्या है नहीं है। और मान लीजिए इतना बताया जा रहा है, एक आध को तो निकल ही सकता है, इतना मैं एकदम नहीं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। मानी बोल रहा हूँ ना, बोले निकल गया कुछ, ऐसा नहीं कि शब्द है उसको डिलीट मार दूंगा, एडिट कर दूंगा। आजकल व्हाट्सएप में एडिट का ऑप्शन दे दिया है, कुछ लिख के गलती भेज दिए, गलिया दिए, फिर एडिट करके नहीं निकाली भाई गलती से चला गया। लेकिन ये जो निकल गया इधर से वो तो नहीं एडिट हो पाएगा। तो इसका एक ही उपाय है कि अगर लगे आपको कि वहां पे कुछ सर ने गलत बोल दिया है, चाहे पढ़ा दिया, तो बता दीजिए। ऐसा ना आपकी बेइज्जती, और मुझे ऐसा कोई नहीं कि आप बता रहे तो मुझे बेइज्जती फील हो गया, अरे मैं गलत पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं हो गया। एक आध 2% तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तब भी ठीक है। चलिए तब एंजॉय कीजिए, सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे हम लोग।